दूसरा आपको मैंने बताया था कि अब हालात अमेरिका के इंडिया के साथ ऐसे हैं कि अब आप जो भी आपने अमेरिका से बात करनी है वो भारत से वो पूछ के आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है। अफगानिस्तान से बुरे तरीके से शर्मिंदगी के साथ इनखला, यूक्रेन हाथों से निकल गया, रशिया की सैंक्शंस, इन्होंने सैंक्शंस लगाई, वो फेल हुई। भारत रशिया से तेल लेकर अमेरिका को बेचता रहा और आज भी बेच रहा है। एलाइज आपके जर्मनी जो और यूरोप जब चोक किया रशिया ने अपनी एनर्जी के ऊपर, वो खुद डायरेक्ट उनसे बातें करना शुरू हो गए। आज सऊदी अरेबिया भी छोड़कर आपको चला गया है, अपने मसाइल वो खुद हल कर रहे हैं। बिकॉज आप जब बाल्टीमोर और शिकागो के मसाइल नहीं हल कर सकते तो सऊदी अरेबिया के मसाइल किस तरह हल करेंगे? सबसे पहला झटका आज लगा है सऊदी अरेबिया का चाइनीज कैंप में जाना, उनकी बात सुनना, बीजिंग के जाकर अंदर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और दूसरा मैं समझता हूं कि आज मेरे ख्याल में आज भारत को भी सोचना चाहिए, सोच रहे होंगे बल्कि, कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस हमें कहां तक लेके जाएगा। और दूसरा, इस वक्त यूरोप भी अपने फैसले खुद ले रहा है। और अमेरिका का सबसे बड़ा इस वक्त जो मेरे ख्याल में फ्यूचर में आने वाले प्रेसिडेंट या फ्यूचर में आने वाले दिनों में मिलिट्री का मोराल ठीक करना, पुलिस का मोराल ठीक करना और नेशनलिज्म को प्रमोट करना। और इस वक्त जो डेमोक्रेसी डिक्लाइन है, जो इस वक्त लोगों का एतमाद उठ चुका है इलेक्शन पे, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन, इसको रिस्टोर करना, ये सबसे बड़ा काम होगा। अदरवाइज अमेरिका इज ओवर, अदरवाइज जमहूरियत इज ओवर। जमहूरियत पहले भी इस वक्त जो है वो फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस। भारत के साथ रिलेशनशिप करना आपकी जरूरत है या भारत की जरूरत है? आपकी जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है। भारत की जरूरत नहीं है आप। अच्छा, तो हमारे तो हर अकल के नाखून तब आएंगे अगर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट बेस पे डिसीजन लेंगे। हमारा हर डिसीजन डॉलर बेस होता है, नेशनल इंटरेस्ट बेस नहीं होता। हकीकत मैंने आपको कहा था कि आप के रिलेशनशिप चंद ममालिक के साथ जरूरी है आपके सर्वाइवल के लिए, जिसमें भारत नंबर 1 पे है, दूसरे पे अफगानिस्तान है, तीसरा ईरान है, चौथा चाइना है। आपके फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए इनके साथ रिलेशनशिप नॉर्मल होना अशद जरूरी है। लेकिन वो तब होता है अगर आप नेशनलिस्ट हो, आपकी तवज्जो कौमी, आप पाकिस्तान के बारे में फैसले करें। और अगर फैसले अपने जातियात के मामले में हो और लूट के दुबई, लंदन, टोरंटो जाना हो, तो फिर ये डिसीजन कौन लेगा? आज आप लावारिस हैं, आज आपका कोई वाली वारिस नहीं है, आज आपका ना कोई आपकी हुकूमत है, सूबे अलग डिसीजन ले रहे हैं। खास आप पेट्रोल का गैलन हाथ में लेके फिर रहे हैं और माचिस एक हाथ में है। मैं जरा खासकर इसके हवाले से जो मैं बात करना चाहूंगा सऊदी अरेबिया से, इंटरनेशनल ग्लोबल आज इसके ऊपर क्या हुआ, मैं उस पर बात पहले करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने तो क्या उसमें भी बात करूंगा कि आपकी लीडरशिप की क्या ओपिनियन थी और किस तरह ये जाके सऊदी अरब के दरमियान सालसी की कोशिश करते थे और क्या इनके कद काट कितने हैं। लेकिन आज जो इसमें मैं लूजर और विनर सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज के इस फैसले में नंबर 1 लूजर अमेरिकन। वजह, सऊदी अरेबिया इज द लीडर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम उम्मा का लीडर है और एलाइज है। तेहरान में आज भी आर्मी बेस है और वो चाइना के कैंप में चला गया। आज पहले भी जिस तरीके से चाइनीज प्रेसिडेंट को जिस भरपूर तरीके से उन्होंने प्रोटोकॉल देकर रिसीव किया था, उनका दौरा था, आज मैं समझ रहा हूं कि मिडल ईस्ट अमेरिका के हाथ से निकल रहा है। सबसे बड़ा फ्लेवर आज अमेरिका है। और अफगानिस्तान की फ्लेवर के बाद मैं आपके देखने वालों को यह बताना चाहूंगा, कल कैपिटल हिल के ऊपर रिपब्लिकन पार्टी के लीडरान ने कल हियरिंग की थी अफगानिस्तान के विड्रॉल के बारे में। उन्होंने जो कई फौजियों के, एक कर्नल थे, कर्नल मान, उनको बुलाया और एक और सार्जेंट थे जिनका बाजू और जिनका टांग जो है वो उन 13 फौजियों के साथ इनखला के दौरान जब बम का धमाका हुआ था तो आया, वो कैपिटल हिल की हियरिंग में आके रोया है, सार्जेंट चीखा है। अफगानिस्तान से बुरे तरीके से शर्मिंदगी के साथ इनखला, यूक्रेन हाथों से निकल गया, रशिया की सैंक्शंस, इन्होंने सैंक्शंस लगाई, वो फेल हुई। भारत रशिया से तेल लेकर अमेरिका को बेचता रहा और आज भी बेच रहा है। एलाइज आपके जर्मनी जो और यूरोप जब चोक किया रशिया ने अपनी एनर्जी के ऊपर, वो खुद डायरेक्ट उनसे बातें करना शुरू हो गए। आज सऊदी अरेबिया भी छोड़कर आपको चला गया है, अपने मसाइल वो खुद हल कर रहे हैं। बिकॉज आप जब बाल्टीमोर और शिकागो के मसाइल नहीं हल कर सकते तो सऊदी अरेबिया के मसाइल किस तरह हल करेंगे आप? आज हर बड़ा शहर अमेरिका के अंदर ड्रग मार्केट, मर्डर्स, क्राइम, पुलिस डीमोरलाइज, आर्मी छुपती फिर रही है, एक दूसरे के साथ रो रहे हैं। कल वो सार्जेंट रोया है, 13 लाशें उठा के जिस तरीके से भागे हैं। और मैं सी पैक की जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन जो स्पीच दी है उसमें उन्होंने बताया है अगले दिन सी पैक के अंदर, इस संडे वाले दिन, पिछले संडे, उन्होंने कहा तालिबान इस वक्त दुनिया में ब्लैक मार्केट में असला बेचने पर दूसरे नंबर पर है। 85,000 बिलियन डॉलर का असला छोड़ के ये भागे हैं। 7 लाख बंदूकें, राइफल्स जो थी डब्बों में बंद थी, वो नाइट विजन जो गॉगल्स हैं वो लंडे के भाव बिक रही हैं, वो अब इस्लामाबाद के आसपास फिर रही हैं। वो पेशावर तो आ चुकी थी, जो वो थाने पे हमला हुआ था उसमें नाइट विजन गॉगल थी जो अमेरिकन छोड़ कर आए थे। उसके बाद 70,000 गाड़ियां जिनके नीचे 6-6 इंच की लोहे की चादरें लगाई गई थी, जिनको बुलेट प्रूफ बनाया गया था, बंद छोड़ के आए थे, ब्रांड न्यू। तो आज उसके मुंह पर चाइना ने जो थप्पड़ मारा है
वो ये सबसे ज्यादा दुख इस वक्त, इसमें सबकी तकलीफ, सबसे ज्यादा तकलीफ अमेरिकन को हो रही है। सोशलिस्ट अमेरिकन जो इस वक्त लिबरल है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ जो चल रहे हैं, इस वक्त दो पॉलिसीज हैं जो इस वक्त चल रही है। टैक्सेशन उन्होंने बढ़ा दी, अमेरिका में तरक्की करने को डिस्करेज किया जा रहा है, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, और तीसरा 4 दिन का हफ्ता। अगर ये सारा जमा कर रहे हैं तो पीछे अमेरिका का फ्यूचर सामने नजर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। सबसे पहला झटका आज लगा है सऊदी अरेबिया का चाइनीज कैंप में जाना, उनकी बात सुनना, बीजिंग के जाकर अंदर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और दूसरा मैं समझता हूं कि आज मेरे ख्याल में आज भारत को भी सोचना चाहिए, सोच रहे होंगे बल्कि, कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस हमें कहां तक लेके जाएगा। और दूसरा इसके साथ मैं इंक्लूड करना चाहूंगा इसके साथ कि अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो कभी भी चाइना और रशिया को इकट्ठा ना होने देते। आज दो वो अलायंस बना के इकट्ठे हो गए, अमेरिका अकेला हो गया कार्नर में। और अमेरिकन जो बच्चे हैं इस वक्त, उनके सर पे इस वक्त वीड पीना और सोशलिस्ट एजेंडा है उनके दिमाग में। वो कहते हैं अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी। उनको ऐसा इन्होंने स्टैचू गिराने के पीछे लगा दिया है, और ऐसा उन्होंने बना दिया है काम अमेरिका के अंदर कि उनकी फॉरेन पॉलिसी उनके रडार पर नहीं, अपने बॉर्डर पे कंट्रोल नहीं है। कार्टेल जो है अमेरिकन को अगवा करके, मैं एक और बात बताना चाहूंगा, इसके साथ रिलेट करना चाहूंगा। कल ट्रैवल एडवाइजरी आई है कि आगे स्प्रिंग ब्रेक आ रही है। अमेरिका का ट्रेडिशन है कि कॉलेज के बच्चे स्प्रिंग ब्रेक में जाके बीचों के ऊपर पार्टी करते हैं। इन्होंने कल दे दी है ट्रैवल एडवाइजरी कि मैक्सिको नहीं जाना बेटा, वो थप्पड़ मारते हैं। अब जो मुझे ये बताएं, जो अमेरिकन मैक्सिको बॉर्डर साथ लगता है वहां सेफ नहीं है, तो दुनिया को क्या बचाएंगे? वो क्या बचाएंगे दुनिया? अब बिल्कुल जब कौमें गिरती हैं, कमजोर होती हैं, तो एलाइज इस तरह ही छोड़ के भागते हैं। इस वक्त सऊदी अरेबिया हैज गॉन टू द चाइनीज कैंप, और दूसरा इस वक्त यूरोप भी अपने फैसले खुद ले रहा है। और अमेरिका का सबसे बड़ा इस वक्त जो मेरे ख्याल में फ्यूचर में आने वाले प्रेसिडेंट या फ्यूचर में आने वाले दिनों में मिलिट्री का मोराल ठीक करना, पुलिस का मोराल ठीक करना, और नेशनलिज्म को प्रमोट करना। और इस वक्त जो डेमोक्रेसी डिक्लाइन है, जो इस वक्त लोगों का एतमाद उठ चुका है इलेक्शन पे, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन, इसको रिस्टोर करना, ये सबसे बड़ा काम होगा। अदरवाइज अमेरिका इज ओवर, अदरवाइज जमहूरियत इज ओवर। जमहूरियत पहले भी इस वक्त जो है वो फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस, लेकिन आज मैं समझता हूं जो सबसे बड़ा इस चाइना इज ग्रोइंग। और मैं उसके बाद एक और ये भी बात बताना चाहूंगा कि ताइवान के साथ एक आज दूसरा वाकया भी आज हुआ है कि वहां पे चाइनीज जो चाइना ने ताइवान की इंटरनेट की जो अंडरग्राउंड समुद्र के अंदर तारे थे वो काटनी शुरू कर दी। और यही किया गया था जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया था, रशिया ने सबसे पहले उनका इंटरनेट बंद किया था, काटे तारे। तो तैयारी शुरू हो चुकी है दूसरे फ्रंट पे, ताइवान पे। और मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि अमेरिका के पास इन्वेंटोरी नहीं है हथियारों की कि वो ताइवान को दे के उसको कोई सामने ला सके। अब दूसरी बारी ताइवान की होगी, इसके बाद चाइना उसको टेक ओवर करेगा। और उसके बाद, और पहले भी मैं जाती तौर बताऊं, इग्नोर करते हैं, हमारा मीडिया जो है ना, इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, और दूसरी चीजों का बातें नहीं बताते। उन्होंने वो जिस तरीके से अफ्रीका के अंदर उन्होंने अपने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए चाइना ने, और जो उनकी ग्रोथ है, जितना उनके पास पैसा है इस वक्त, और जिस तरीके से वो अगली बात मैं बताता हूं चाइना की, आज की दूसरी बात आपको मैंने नहीं बताई। उन्होंने एक सैटेलाइट छोड़ा है अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट्स के ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए। अमेरिका के जो मिलिट्री सैटेलाइट है ऊपर, उनको आप उन्होंने सर्वेलेंस करने शुरू कर दिए। दे आर सेंडिंग देयर स्पाई सैटेलाइट्स टू द स्पेस। वो चाइनीज सैटेलाइट्स को वॉच कर रहे हैं, बल्कि दो उनका जो सैटेलाइट एक चाइना ने छोड़ा सर्वेलेंस के लिए, वो बिल्कुल जाके जाम हो गया, जहां 2 सैटेलाइट थे अमेरिका के आर्मी के, उनकी लोकेशन ऑब्जर्व की है उसने, वहां रुक के सारा कुछ उसको वॉच किया था। सो बेसिकली यही होता है, जब दर हकीकत जब आप कहें आपको सोशलिज्म और कम्युनिज्म अच्छा लगना शुरू हो जाए, आपको अब आपको जब कहें कि बच्चों आपने इंटेलेक्ट जो है वो सारा एक्सपोर्ट आउटसोर्स कर दिया है। यहाँ के सारे सीईओ इस वक्त जो है आपको पता है भारत से आ रहे हैं, लोकल तो सारे नशे कर रहे हैं, नशों में उनको बिजी है इस वक्त। तो जब आप ये सारी चीजें हो जाए, आपके साथ हो जाए, तो फिर यही होता है। पहले फैक्ट्रियां आपने आउटसोर्स की हैं, अब सीईओ सारे बाहर से ले आए, आउटसोर्स कर दिया, तो फ्यूचर आपका बिल्कुल वही है जो इस वक्त दूसरे यूरोप का छोटे छोटे मुल्कों का है, वही अमेरिका भी है। तार साहब, एक बड़ी जो अहम बात इसमें मैं जो खस करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए इसमें क्या लेसन है? आप थोड़ी देर मैं देखें, 2 चीजें चाहता हूं, अगर सॉरी उस पे, हाँ जी आप पहले। इसमें यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या लेसन है, एक बात, क्योंकि तार साहब पाकिस्तान और इंडिया की तो मुज़ाकरात भी कोई नहीं कराता। अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने कोशिश की, इंडिया ने स्नब कर दिया, और पाकिस्तान ने यूएई को कहा, इंडिया ने लिफ्ट नहीं कराई। तो सऊदी अरब और ईरान तो इतने इंपॉर्टेंट है कि चाइनीज अपना रोल प्ले करना चाह रहे थे। आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में
ये इस तरह की कौन इक्वेशन में कौन रोल प्ले कर सकता है? अमेरिका की तो सुनते ही कोई नहीं है, तो आप खुद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की सुन रहे कहते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप जो है इसमें थोड़ा सा बताएं कि कोई विंडो ऑफ होप है या अपॉर्चुनिटी है? उसमें मैं दो जाना चाहूंगा। सबसे पहले इसको इस तनाजर से देखना होगा आपको कि इंडिया और भारत के अगर रिलेशनशिप ठीक होते हैं तो तीसरी कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको इसमें से फायदा हासिल? कोई नहीं। अगर आपके रिलेशनशिप भारत के साथ ठीक होते हैं, चाइना नाराज हो जाएगा आपके साथ। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छा, दूसरा आपको मैंने बताया था कि अब हालात अमेरिका के इंडिया के साथ ऐसे हैं कि अब आप जो भी आपने अमेरिका से बात करनी है वो भारत से वो पूछ के आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, लाभी इतना ज्यादा है। दूसरी एक बात, सबसे बड़ी बात है, किसे आप अपने बॉर्डर से बाहर क्या जाएं, आपके अंदर ही ये बिल मौजूद नहीं है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर किए जाए। आपने हमेशा भारत के साथ दुश्मनी और प्रोपेगेंडा से इसके पीछे पैसा बनाया, और चीफ जस्टिस ने भी मौका गवा दिया, उन्होंने जाना था। उस पर बात करता हूं, उस पर बात। चीमा साहब, दर हकीकत बात यह है कि आज तक आपने भारत के साथ हालात इसलिए खराब रखे हैं कि आपका डिफेंस का बजट बढ़ा है। आपने एक हवा बना के रखा है कि आपके अगर 7 लाख फौज ना हुई, भारत आपको खा जाएगा। आप अभी भारत के जहाज इस्लामाबाद के ऊपर आ जाएंगे, आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा। ये आपका हिस्सा था इसका फॉरेन पॉलिसी कि एक हवा बना के रखना है, 22 करोड़ लोगों को डराना सुबह शाम भारत से। दिस वॉज योर पॉलिसी। अब वो पॉलिसी किस तरह खराब है? अब मैं आपसे मेरा एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। वाजपेयी साहब यहां आए, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल रिस्क पे लगा कर आए। उसके बाद मोदी साहब आए, आप सोचें कि उन्होंने कितना बड़ा पॉलिटिकल एक रिस्क लिया होगा, उसके वर्सेस आपने क्या किया? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है आपसे। और इस वक्त आप कहते हैं कि रिलेशनशिप ठीक हो। मेरा ये क्वेश्चन मार्क ये है आपसे, आपके साथ भारत के साथ रिलेशनशिप करना आपकी जरूरत है या भारत की जरूरत है? आपकी जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है। भारत की जरूरत नहीं है आप। तो आप इस वक्त अगर मुझे ये बताएं, आपकी जो इस वक्त पॉलिटिकल या डिफेंस की जो सिचुएशन है, कौन है बंदा जो आपको तो मेरा क्वेश्चन है, 22 करोड़ लोग आपको चला कौन रहा है? किसी को कोई पता नहीं। वजीर आजम 2 हैं, सूबे 4 हैं, अपने अपने वो कामों में लगे, वो फेडरेशन की बात मानते ही नहीं। बॉर्डर आपके सारा दिन तालिबान फैर मारते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप अपने इंटरनल फैसले नहीं कर पा रहे, एक्सटर्नल किस तरह करेंगे आप फैसले? हाँ, ये है, अगर भारत आपको ये कहे कि हम आपको $डॉलर दे देंगे तो आप सारे चले जाएंगे वहां। भारत आपको ये कहे जी आ जाओ, हम लंदन में दुबई में आपको पैसे दे देंगे, तो आप देखेंगे फौरन सारे चले जाएंगे शाम तक वहां। लेकिन वो नहीं देते, क्यों? जरूरत नहीं उनको क्या जरूरत है आपकी? तो हकीकत असल में ये कौमियत, आपको सबसे पहले कौमियत चाहिए, फिर एक कौमी लीडर चाहिए जो पाकिस्तानी हो, जो जिसको पता हो पाकिस्तान की जरूरतें क्या है। तो भारत से दालें लाएंगे तो कितनी सस्ती पड़ेंगी, ऑस्ट्रेलिया से दालें लाएंगे तो कितनी महंगी पड़ रही, लेकिन वो कौन करेगा? वो लीडर करता है। लेकिन लीडर कौन? कितने लीडर है आपके? सारे लीडर जो हैं, जिनके बच्चे सारे लंदन बैठे, प्रॉपर्टियां सारी लंदन में। मैं तो उनको लीडर ही नहीं कहता, ये तो लुटेरे हैं, ये तो लूटने वाला अलायंस है। और जज देख लें, हर जज का जो जज या भतीजा एमपीए है या दामाद एमपीए, हर जज का। ये कौन सी पुलिस? यही हालत आपकी एस्टेब्लिशमेंट की। ये मेरे भाई, इनमें से कोई भी पाकिस्तान के मुफाद के लिए नहीं सोच रहा, ना कोई डिसीजन लेने की सलाहियत क्या रखता, बिल ही नहीं, उनकी ख्वाहिश ही नहीं है। आईएमएफ के पीछे पड़े हैं क्योंकि इन्हें डॉलर और पाउंड चाहिए लंदन के लिए और अपने टोरंटो दुबई के प्रोजेक्ट्स के लिए। इन्हें आम पाकिस्तानी के लिए कोई दुख दर्द नहीं। और मैं गारंटी कर दूं, आपको आईएमएफ का पैकेज चाहिए नहीं, जितना पैसा आपके पास मौजूद है। देखिए ना, श्रीलंका को उन्होंने फौरन दे दिया जो पैसा चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अपनी किस्मत ठीक कर लेंगे। आपके ऊपर उन्हें एतमाद ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है यहां पे बैठ के उनको टिम हॉर्टन की स्टोरियां नजर नहीं आ रही, उनको केएफसी के प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहे। आपकी जो लंदन में प्रॉपर्टियां, आपका क्या ख्याल है? आईएमएफ वालों को, गोरों को नहीं पता, नाक में रोटियां डाल रहे हैं। उन्हें पता नहीं खान साहब के बच्चे कहां हैं, उन्हें पता नहीं है कि नवाज शरीफ कहां बैठा है, उन्हें पता नहीं जरदारी साहब के बाहर कहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कौन सी ढकी चुकी बात? एस्टेब्लिशमेंट के जो रिश्वतों के रेट उन्हें नहीं पता। आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन एम्बेसी को खबर नहीं जाती हो? आपकी अखबारों की ट्रांसलेशन नहीं कराते होंगे वो डेली बेस पे। और जो रिश्वत किसी ने उनको बताया नहीं होगा कि वो टीके साहब की बच्ची की शादी के ऊपर 1 अरब 20 करोड़ की सलामियां, आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन एम्बेसी को नहीं पता होगा? चीमा साहब, हकीकत बात यह है, आपको सारा कुछ करने से पहले पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, और उससे पहले कोशिश करें पाकिस्तान बनाए। पहले आपने 76 साल पाकिस्तान नहीं बनाया, आपने लूट मार की मार्केट बनाई। अब दहशतगर्दी बेच के आपने 5-5 हजार के पाकिस्तानी गुटानमों में बेचते रहे। अब दहशतगर्दी पका के बेचते रहे दुनिया। साहब, कोई ये सवाल क्यों नहीं करता है? जो लोग
हम लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन जो अरबाब इख्तियार हैं वो क्यों सवाल उनमें से ये बात नहीं करता? सियासतदान नहीं बोलते, जजेस नहीं बोलते, रिटायर्ड फौजी नहीं बोलते, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं बोलते, ये सारे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, कहते हैं बोलेंगे तो नुकसान होगा, हमारे बच्चों को मसाइल होंगे, हमें मसाइल होंगे, राजा खामोश रहो। कोई तो बोलना चाहिए, किसी को तो नहीं नहीं, जिनकी आप बात कर रहे हैं चीमा साहब, वो सारे इस हमाम में नंगे हैं। आज एक दूसरा थप्पड़ अब सार आलम ने पाकिस्तानी कौम के मुंह पे मारा है, जो आर्टिकल लिख के उन्होंने कहा है किस तरीके से पाकिस्तान की बच्चियां इस्तेमाल करते रहे हैं डिप्लोमेट्स के साथ, डिप्लोमेट्स। चीमा साहब, आज जो आर्टिकल अब सार आलम ने लिखा है वो 22 करोड़ लोगों को चाहिए उसको फ्रेम करा के घरों में रखें। और उन्होंने, आज मैं हैरान हूं कि वो आर्टिकल के अंदर उन्होंने लिखा है कि उसकी वीडियो उस लड़की की और डिप्लोमेट की चीफ जस्टिस साहब को दिखाई गई, चैलेंज किया। ये वही सार आलम है जिन्होंने कहा था कि वो आपके वो यहाँ इस्लामाबाद के रियल स्टेट वाले बंदे को उठा के जाके मारा था, और उसको कहते थे कि 50% वो एक लड़की लंदन में, उसको ट्रांसफर करो, 50% इसको ऑफर, इसको ट्रांसफर करो। किसी ने उस पर 100 मिनट एक्शन लिया? इलेक्शनों पे तो भाग भाग के लेते हैं, क्योंकि जुआई सारे एमपी है। चीमा साहब, एक गल्ला डीएनए दिया ने चो जी, एक गल्ला डीएनए दिया। एक कौम ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ डीएनए ਚ शामिल नहीं। ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੋਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਜੇ ਸੂਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਸੂਰੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਅਫਗਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰੀ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮਿਸਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋर्ट ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਰੱਖੋ प्लीज। लेकिन चीमा साहब, दुख वाली गल है, दुख वाली बात यह है, 3-4 क्वेश्चन मार्क है। जो ख्वाजा आसफ की बात कर किसी ने नोटिस नहीं लिया। अब सार आलम के 2 आर्टिकल है, कोई नोटिस नहीं लिया। हूं थपड़ा ना जाके सार आलम के पीछे ना पै जाना, खुदा दा ना जे उन्हें रहन देना, उन्हें जो लिखा ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ करो। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पैरी पैना, मैं कहना अपने आर्मी चीफ साहब से, खुदा दा ना जे पाकिस्तान का कुछ करो, निकल गया जिथों गेम निकल दी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो कि भाई साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने भाई भारत के इलेक्शन की भाई साहब जमकर तारीफ करी है। मतलब इलेक्शन सिस्टम जो है ना भारत के अंदर, उसकी जमकर तारीफ करी है, क्योंकि भाई साहब भारत के अंदर बैलेट पेपर क्या बोलते हैं, ईवीएम जो मशीन है ना, बैलेट पेपर पे जो करवाया जाता है ना, और ईवीएम मशीन का जो इस्तेमाल किया जाता है, उस पर मतलब भाई साहब बहुत ज़्यादा, मतलब भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब कि तारीफ करी है कि भाई साहब मत कहा है कि मतलब कि भारत में हर सिटीजन के पास में वोटर आईडी कार्ड है, और जिस तरीके से एसआईआर मतलब कि भारत के अंदर चलाई जा रही है, उससे मतलब कि भाई जो फर्जी वोटर्स होते हैं उनको लिस्ट से हटाया जा रहा है, और भाई साहब जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम उस लिस्ट में रहेगा। तो भाई इस चीज़ की मतलब कि तारीफ करी है कि भाई कहा है कि भाई अमेरिका के अंदर भी, मतलब कि भाई अमेरिका के अंदर भी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ये वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए ऐसा, ठीक है भाई साहब। वहाँ पे अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में किसी भी आइडेंटिटी कार्ड जो भी होता है उनके पास में, तो उससे ही वोट डाल देते हैं। लेकिन भाई साहब अलग से एक पर्सनल जो होता है ना वोटर आईडी कार्ड, वो नहीं है अमेरिका में। तो भाई इस चीज़ की तारीफ करी है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ठीक है। एक समय था जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों की चर्चा होती थी, तो अमेरिका का नाम सबसे पहले लिया जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि उसका चुनावी पैमाना भी पूरी दुनिया के लिए एक असाधारण उदाहरण बन रहा है। करोड़ों मतदाताओं, हजारों उम्मीदवारों और अलग अलग भाषाओं, क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के बीच चुनाव कराना अपने आप में एक विशाल प्रशासनिक चुनौती है, और इसी व्यवस्था का एक पहलू मतदाता पहचान प्रणाली है। अब अमेरिका की राजनीतिक बहस में भी चर्चा का विषय बन गया है कि 18 अगस्त 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिका को भी मतदाता पहचान और चुनावी सत्यापन के मामले में भारत से सीखना चाहिए। उन्होंने भारत के चुनावों में फ़ोटो आईडी के इस्तेमाल को अमेरिकी चुनाव सुधार की अपनी दलील से जोड़ा। यानी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि ट्रंप ने भारत की तारीफ कर दी, इसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा है। भारत अब सिर्फ पश्चिम से सीखने वाला देश नहीं है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में पश्चिम भी भारत के अनुभव को देखने लगा है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। भारत और अमेरिका के रिश्ते भी पिछले वर्षों में काफ़ी व्यापक हुए हैं। आज दोनों देशों के संबंध सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित नहीं है। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, ठीक है, व्यापार, इंडो पैसिफिक रणनीति, सेमीकंडक्टर, स्पेस और लोगों के बीच संबंध कई मोर्चों पर दोनों देशों के एक दूसरे के करीब आए हैं, ठीक है।
फरवरी 2025 में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने आर्थिक, तकनीकी और लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। लेकिन इस रिश्ते की सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों की दोस्ती का मतलब हर मुद्दे पर एक जैसी सोच नहीं होना नहीं है। भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। अमेरिका अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देता है। इसलिए कभी व्यापार को लेकर मतभेद दिखाई देते हैं, कभी रूस से भारत के संबंध को लेकर अमेरिकी दबाव सामने आता है। फिर भी दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। इस रिश्ते का राजनीतिक चेहरा नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत बातचीत में भी दिखाई देता है। दोनों नेताओं के बीच संबंध में कभी गर्मजोशी दिखाई देती है, तो कभी कठिन मुद्दों पर मतभेद भी सामने आता है। यही किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की वास्तविकता है। दोस्त होने का मतलब यह नहीं है कि हर मुद्दे पर सहमति हो, बल्कि मजबूत साझेदारी वही होती है जिसमें मतभेदों के बावजूद दोनों देश अपने बड़े रणनीतिक हितों पर साथ साथ काम करते हैं। ठीक है। भारत की बदलती भूमिका, और शायद यही यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की चुनाव व्यवस्था का उदाहरण अमेरिकी बहस में देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका ने पूरे भारतीय चुनाव प्रणाली को अपना आदर्श घोषित कर दिया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भारत के लोकतांत्रिक अनुभव का एक हिस्सा अब अमेरिकी रणनीतिक चर्चा में भी संदर्भ में बन गया है, और यही भारत की बदलती वैश्विक स्थिति को दिखाता है। एक ऐसा भारत जो कभी पश्चिमी संस्थाओं को देखकर अपने विकास का रास्ता तय करता था, आज कई क्षेत्रों में अपनी क्षमता और अनुभव के कारण चर्चा के केंद्र में है। लोकतंत्र से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी तक, अर्थव्यवस्था से लेकर अंतरिक्ष तक भारत की भूमिका लगातार बड़ी हो रही है। अंतिम सवाल यह है कि तो क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती आने वाले वर्षों में मजबूत होगी? संकेत बताते हैं कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण बनी रहेगी, लेकिन इस रिश्ते की असली ताकत शायद दोस्ती के नारों में नहीं, बल्कि व्यापार, तकनीक, रक्षा, निवेश और इंडो पैसिफिक जैसे वास्तविक हितों में होगी। ठीक है। और ट्रंप द्वारा भारतीय चुनाव व्यवस्था का उदाहरण देना इस बदलती कहानी का एक दिलचस्प अध्याय है, क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की राजनीतिक बहस में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनावी मॉडल चर्चा में आना भारत की बढ़ती वैश्विक प्रासंगिकता का एक बड़ा संकेत जरूर है। तो खैर, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।